अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अन्नदाता। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी खास पेशकश में। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। अच्छे लाभ के लिए गृहवाटिका एवं टेरेस गार्डन में कैसे करें प्रबंधन। समेकित कृषि प्रणाली कम समय में अच्छी आय का साधन। किसान भाइयों, जैसा कि अन्नदाता कार्यक्रम के पिछले अंशों में आपने किचन और टेरेस गार्डन में फल सब्जियों को उगाने की तकनीक इत्यादि पर जानकारी प्राप्त की, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानकारी लाए हैं गृहवाटिका और टेरेस गार्डन में दिन प्रतिदिन किए जाने वाले प्रबंधनों की, जिससे कि फल सब्जियों का अच्छा उत्पादन मिल सके। तो जानते हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। आइए अब जानते हैं शस्य क्रिया प्रबंधन के बारे में। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देख रेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे के आकार एवं प्रकार तथा कंटेनर के आकार के ऊपर निर्भर करती है। गर्मी में पौधों को पानी की नितांत आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार पौधों की सिंचाई करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सिंचाई में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उर्वरक प्रबंधन। पौधे की अधिक विकास और उपज के लिए केवल जैविक खाद पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, इसलिए पौधे एवं सब्जियों के अच्छे विकास एवं उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, अमोनियम सल्फेट का थोड़ी मात्रा का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करते हैं। सामान्यतः 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा नम मिट्टी में 7 से 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए तथा पहली बार बुआई के 3 सप्ताह तथा रोपण के 2 सप्ताह बाद डालना चाहिए। सामान्यतः 5 से 10 ग्राम कॉम्प्लेक्स उर्वरक NPK 20-20-20 का मिश्रण प्रयोग 3 अवस्थाओं पर करना चाहिए। रोपण के 30 दिन बाद वनस्पतिक वृद्धि की अवस्था पर, रोपण के 60 दिन बाद फूल की अवस्था पर, रोपण के 90 दिन बाद फलन अवस्था पर। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट 100 ग्राम प्रति पौधा प्रयोग 1 महीने के अंतराल पर करना चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी जैविक खादों में रासायनिक उर्वरकों का मिश्रण प्रयोग नहीं करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। पौधे की जड़ के पास हाथ से निकाई गुड़ाई करने से पौधे के बढ़वार एवं विकास में सहायता मिलती है। अतः पालक, चौलाई, धनिया, मेथी की फसल से हाथ से निकाई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। कीट एवं रोग नियंत्रण। पौधे पर लार्वा के नियंत्रण के लिए 1 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर नीम के तेल को साबुन के घोल में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। नीम बीज पाउडर 3 ग्राम 2 मिलीलीटर साबुन के घोल को प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर भी छिड़काव करने से हानिकारक कीड़े नष्ट हो जाते हैं। हमेशा जहरीली रासायनिक दवाओं से सब्जियों और फलों को बचाना चाहिए। पौधों में विकास के अनुसार जलवायु कारणों से विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीट एवं रोगों का आक्रमण होता है, जैसे माहू, जैसिड, छोटे छोटे रस चूसने वाले कीट पौधे की शुरुआती अवस्था में क्षति करते हैं, जिनके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या नीम का तेल 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, स्टिकिंग एजेंट
2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। फल मक्खी तथा फल सुंडी कुछ सब्जी फसलों एवं फलों के लिए बहुत हानिकारक कीट है। यह फलों को क्षति करके बेकार कर देते हैं, जो कि उपयोग योग्य नहीं रह पाते हैं। प्रभावित फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। पौधों पर 1 से 2 बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक दवाओं के छिड़काव करने के बाद लगभग 7 से 10 दिनों के उपरांत उस पौधे के उत्पाद का उपयोग करना चाहिए। कवक जनित उकठा एवं पौध सड़न रोग एवं विषाणु जनित रोगों के नियंत्रण के लिए कैपटॉफ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर ड्रेंचिंग करना चाहिए तथा विषाणु जनित रोग से प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर सब्जियां ताजी सुगंधित होने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता युक्त पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। पत्ते वाली सब्जियां जब कोमल रहें तब नित्य तोड़ाई करते रहना चाहिए। जड़ वाली सब्जियों को कठोर होने के पहले उखाड़ लेना चाहिए। टमाटर की तोड़ाई परिपक्व अवस्था पर करनी चाहिए। भिंडी एवं बैंगन की तोड़ाई पूरे आकार धारण कर लेने पर और वह कोमल रहे उसी समय करनी चाहिए। तुड़ाई के बाद क्रियाकलाप: जब सब्जियों की अंतिम तुड़ाई या कटाई पूरी हो जाए तब कंटेनर से पॉलीथीन मिट्टी निकालकर खुले में मिट्टियों की गुड़ाई करके मिट्टी को तोड़ देना चाहिए। 15 दिन के बाद जैविक खाद को मिट्टी में मिलाकर पुनः कंटेनर एवं पॉलीथीन में भर देना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, टेरेस गार्डन लगा के आप अपने घर को न केवल सजावटी बना सकते हैं, बल्कि इसके द्वारा ताजी सब्जियां एवं फलों की प्राप्ति कर आप अपने नित्य होने वाले खर्चों को भी बचा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। समेकित कृषि प्रणाली कम समय में अच्छी आय का साधन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं और खेती की बढ़ती लागत की वजह से आज कृषि करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती करेंगे तो प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो ये समेकित कृषि प्रणाली है क्या और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह से। समेकित कृषि प्रणाली। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है। लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। कृषि का मतलब होता है कि कृषि से संबंधित जितने भी उद्यम हैं, फसल उत्पादन, बागवानी, फूल उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि जितने भी उद्यम हैं, यदि सबों को एक ही जगह इस तरह से समायोजित करते हैं कि सबों का मिला जुला जो प्रभाव है वह कृषक के आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने में, अधिक से अधिक बढ़ाने में कामयाब होता है, तो इस पद्धति को कहा जाता है समेकित कृषि प्रणाली। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र की बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। वैसे समेकित कृषि प्रणाली के कई मॉडल हैं, लेकिन मध्यम जमीन वाले क्षेत्र में
एक आइडियल उपलब्ध है। तो इस आइडियल मॉडल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, आइए जानते हैं। एक जो आइडियल मॉडल है, जो कि मध्यम जमीन के लिए अनुशंसित है, उसमें एक बीच में तालाब बनाया जाता है। तालाब के जो चारों ओर बंद हुआ, जो बांध हुआ, उस पर फल के वृक्ष लगाए जाते हैं। कुछ इसमें सब्जियां भी आप लगा सकते हैं। उसी पर बंद पर ही या तालाब के किनारे कुछ दुधारू पशुओं को पाला जाता है। एक मुर्गी पालन भी रखा जाता है। और जो तालाब में जल हुआ, उसमें मछली पालन किया जाता है, उसमें कुक्कुट छोड़ा जाता है। और जो अगल बगल खेत हुआ, उसमें फसल उत्पादन किया जाता है। फसल में मौसम के अनुसार विभिन्न तरह के फसल लिए जाते हैं। जैसे अभी रबी का मौसम है, तो इसमें कुछ एरिया में आप गेहूं लगा सकते हैं, कुछ में आप दलहनी फसलों को लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक समेकित कृषि का मध्यम जमीन के लिए एक अच्छा मॉडल है। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। समेकित कृषि प्रणाली में एक चीज और होता है कि किसी भी चीज का जो अवशेष है, जो बेकार पदार्थ है, वो बर्बाद नहीं होता है। उसी के साथ साथ आप फसल का जो उत्पाद लेते हैं, उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होती है। इसका एक और फायदा है कि समेकित कृषि प्रणाली जो है, वह पर्यावरण के प्रदूषण को भी रोकने में बहुत हद तक सहायक है। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। प्रदेश में इन दिनों मटर की फसल पुष्पन और फली बनने की अवस्था में है और फसल की इस अवस्था पर कुछ हानिकारक रोगों का प्रकोप होता है, जो कि इसकी उपज में भारी गिरावट लाते हैं। तो किसान भाइयों, इन रोगों की पहचान कर आप इनकी रोकथाम कैसे करेंगे, इस पर सुझाव दे रहे हैं जिला दुमका के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर देवेश कुमार। जो अर्ली लगाए हैं, जो आगात में लगाए हैं, उनका मटर अभी फल दे रहा है। जो थोड़ा सा विलम्ब में लगाए हैं, उसका अभी फूल के स्टेज में मटर है। किसान भाई एक चीज जान लें, अभी इस अवस्था में कई ऐसे बीमारी हैं जो मटर में देखने को मिलता है। सबसे पहले मटर में एक पॉल्डी मिल्ड्यू नामक एक रोग है, जो कि पत्ती के निचले भाग में उजला पाउडर के माने समान उसमें सटे रहते हैं और मटर के जो पॉड और टेंड्रिल सभी भाग में वो उजले जो स्पोर होते हैं फफूंद के, वो लग जाते हैं और पत्ते सिविल होने लगते हैं। उसके बढ़वार रुक जाते हैं, फूल नहीं लगते हैं। ये सारे लक्षण देखने के बाद आप ध्यान में रखें कि सबसे पहले जो सल्फर फंजीसाइड है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप घोल बना लें और फसल के ऊपर आप स्प्रे करेंगे तो आपका अच्छा होगा। इसमें विलंब से बुआई नहीं करना है और अनुशंसित प्रभेद लगाना है और जो अनुशंसित दूरी होता है मटर का, वो आपको मेंटेन करना है। किसान भाइयों, मटर की फसल में फ्यूजेरियम विल्ट रोग भी लगता है, जिसे उकठा रोग भी कहते हैं। यह फफूंद जनित रोग है। इस रोग का प्रकोप मृदा में नमी अधिक होने पर होता है।
तथा रोग से ग्रसित पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा मुरझाकर सूख जाता है और आपका पूरा फसल नष्ट हो जाएगा। तो इससे निजात पाने के लिए आप बेविस्टिन 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका स्प्रे करें तो आपका ये जो रोगों का बढ़वार है फैलने से रुकेगा। और अनुशंसित प्रभेद लगाएं और यदि उस फील्ड में 1 साल यदि लगा है तो कोशिश ये होना चाहिए कि मटर फिर ना लें, कोई दूसरा उस फील्ड में गेहूं का खेती कर लें या तेलहन का खेती कर लें। इसके अलावा किसान भाइयों, मटर की फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट रोग भी होता है जिसे जीवाणु झुलसा के नाम से जानते हैं। ये रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। इस रोग से प्रभावित तनाव और पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं तथा रोग का प्रकोप बढ़ जाने पर पौधे पूरी तरह मुरझा जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के उपाय इस प्रकार हैं। तो इसमें भी क्रॉप रोटेशन की जरूरत पड़ती है और आप स्टेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम को लगभग 4 से 5 लीटर पानी में आप मिलाएंगे और उसमें 5 लीटर पानी में फिर 5 ग्राम बेविस्टिन मिलाकर डाल देंगे तो आपका ये रोग बढ़ने से रुकेगा, आपका उत्पादन अधिक होगा, फूल अधिक लगेंगे और फूल लगेंगे तो फल निश्चित रूप से आएगा। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होते हैं हाजिर। कृषि मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। तो किसान भाइयों, मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों में सफेद रतुआ यानी व्हाइट रस्ट रोग की निगरानी करें तथा प्रकोप दिखाई देने पर मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में उगने वाले सभी प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बुआई के 30 से 35 दिन बाद सल्फोसल्फ्यूरान 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर एवं मैट सल्फ्यूरान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर दवा 500 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में छिड़काव करें। ध्यान रहे कि छिड़काव के वक्त खेत में पर्याप्त नमी हो। गेहूं की फसल जो कि 40 से 45 दिनों की हो गई हो, उसमें दूसरी सिंचाई कर 30 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। मक्का की फसल जो कि 50 से 55 दिन की हो गई हो, उसमें सिंचाई कर 40 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें तथा मिट्टी चढ़ाएं। सब्जियों में निकाई गुड़ाई एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं बांधें तथा पशुओं के बैठने की जगह पर सूखी घास या राख का उपयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला सिवान के कृषक राजेंद्र वर्मा ने। यह टमाटर की फसल में झुलसा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो राजेंद्र वर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कि टमाटर में कुछ बीमारियां लगी हैं। टमाटर में खास करके
अगेती अंगमारी रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस रोग के लक्षण जनरली देखा जाता है पत्ती में सबसे पहले आता है, खास करके पत्ती का जो सबसे निचला पत्ता होता है उसमें सबसे पहले इस रोग का लक्षण आता है। इसमें धब्बा शुरू में भूरा रंग का होता है जो नीचे वाली पत्ती पर बनता है। तना में भी ये खास करके देखा जाता है, भूरा रंग का होता है जो आगे चल करके काला हो जाता है। यदि पत्ती में लक्षण दिखाई पड़े तो आप यथाशीघ्र दवा का छिड़काव करने का हम लोग सलाह देते हैं। इसके बारे में लोग बोलते भी हैं इंडोफिल M45 या डायथेन M45, दोनों में से कोई एक दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर घोल बना करके 8 से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करेंगे, निश्चित रूप से इस रोग को आसानी से रोका जा सकता है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गोभी वर्गीय सब्जियों में काले गलन रोग का समेकित नियंत्रण। अच्छे उत्पादन हेतु जिरेनियम फूल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।